Hello students, I am Kamesh, chemistry teacher at Competition. Today we are going to discuss JEE Advanced Chemistry Paper Solution 2018. 2018 में जो हमारा JEE Advanced का पेपर हुआ था उसके केमिस्ट्री वाले पोर्शन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पेपर 1 के बारे में, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, द कंपाउंड्स विच generates N2 gas upon thermal decomposition below 300 डिग्री is और R। 300 डिग्री से कम हीट करने पर कौन नाइट्रोजन गैस हमें दे देगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं NH4NO3 को। देखो NH4NO3 को अगर तुम हीट करोगे बिलो 300 डिग्री सेल्सियस तो ये हमको देता है N2 और साथ में देता है वाटर, है ना। बैलेंस करके लिख दिया है मैंने यहाँ पे। बट 300 डिग्री से ऊपर हीट करने पर हमें नाइट्रोजन गैस दे देगा, ठीक है। बट उससे नीचे करने पर N2 देगा, तो ये हमारा ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में बोला है अमोनियम डाइक्रोमेट है। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर तुम हीट करते हो बिलो 300 डिग्री सेल्सियस तो हमको अमोनियम डाइक्रोमेट, तो ये तो पॉपुलर रिएक्शन है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर थर्मली डिकम्पोज जब ये होता है तो हमें नाइट्रोजन गैस दे देता है, साथ में देता है Cr2O3 और वाटर वगैरह भी हमें साथ में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात तुम्हें मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो जो क्रोमियम था वो प्लस किसमें है, +6 में, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम आ गया है +3 में, मतलब क्रोमियम क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। डाइक्रोमेट रिड्यूस हो गया, उसमें क्रोमियम +6 से +3 में आ गया, पर कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। यहां पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन किसमें है, NH4+, मतलब नाइट्रोजन -3 में है। नाइट्रोजन -3 से यहां से नाइट्रोजन चला गया है 0, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है ना। नेक्स्ट है बेरियम अजाइड, ये भी पॉपुलर रिएक्शन है। यहां से हमें प्योर N2 मिलता है। प्योर N2 की प्राप्ति होती है जब बेरियम अजाइड को हीट करते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। यह है मैग्नीशियम का नाइट्राइड, दिस इज एन आयनिक नाइट्राइड। आयनिक नाइट्राइड है ये हमारा। आयनिक नाइट्राइड इतने कम स्टेबल नहीं होते कि 300 डिग्री से कम हीट करने पर वो थर्मली डिकम्पोज हो जाए, तो 300 डिग्री से कम हीट करने पर इसका कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, बी एंड सी, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपने अच्छे से नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की थ्योरी पढ़ी है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते 2018 के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन में बस इतना सा बोला है कि करेक्ट कौन से हैं, अब वो 4 स्टेटमेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले बोला है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट मेटल सेंटर इन दिस एंड दिस, FeCO5 एंड NiCO4 इज 16। ओके, देखो FeCO5 की बात है, इसमें आयरन 0 में है ना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe का वैसे क्या होगा यहाँ पर 3d6 4s2, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन इस CO ने दिए, है ना। CO 5 है टोटल और मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि उसने बोला दोनों के लिए 16 है। निकल के लिए भी चेक कर लेंगे, NiCO4, है ना, आयरन कोबाल्ट निकल, दिस इज 3d8 4s2, तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन CO ने दिए, है ना। हर एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल 4 CO है, तो यहां से हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया ऑप्शन ए तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा यहां पे। अब बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में। these मतलब FeCO5 and NiCO4 are predominantly low spin in nature।
सही बात है एकदम। लो स्पिन नेचर के क्यों होंगे ये? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर ये जो लिगेंड है सीओ हमें पता है बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो ये प्रिफर करते हैं कि मेटल उनके साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लाइक जैसे होता है ना D2sp3, इस तरह के कॉम्प्लेक्स है DsP2 जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेयर्ड हो जाएं, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब आखिरी के जो दो ऑप्शन है C एंड D, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो उसकी मैं एक बार तुम्हें बेसिक थ्योरी समझा देता हूं जो इन दोनों क्वेश्चन में हमारे लिए काम आने वाली है। तो बेसिक थ्योरी इज ऐसा कुछ होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग में कि इधर से डोनेशन देगा, मतलब लिगेंड है, और इधर से सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, मेटल पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, ठीक है। मेटल पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। ऐसा आपने पढ़ा होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इसका उल्टा हो जाता है, मेटल पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर सी और डी पर। देखिए क्या बोल रहा है ये, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोवर्ड। सही बात बोल रहा है कि मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को लो करेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हमारी थ्योरी के हिसाब से ये बात सही है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है ना कार्बन ऑक्सीजन की, बट ये तो बोल रहा है कि नहीं वीक होगी। गलत बोल रहा है भाई, तो ये गलत है और हमारा ये भी गलत ही हो गया था। तो हम बोलेंगे भैया यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें मतलब मेरे अकॉर्डिंग में इस क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रखूंगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट भी इजी थे और ऑप्शन नंबर ए और बी वाले कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए इजी ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लगातार 3 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्या बोला है, बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट द करेक्ट स्टेटमेंट इज। नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन। Bi2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल के ऑक्साइड, या फिर जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक ही होते हैं। जनरली ऐसा ही रूल हम बताते हैं। तो यहां पर बात सच है कि जो नाइट्रोजन होता है वो तो एक नॉन मेटल की कैटेगरी में है, बट जो बिस्मिथ है उसमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो इसलिए उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ये बात तो सच है और हमें सच बातें ही पूछी है यहाँ पर। NF3 इज मोर कोवलेंट देन BiF3। देखो NF3 में नाइट्रोजन पे 3+ का चार्ज है, फजान रूल में अप्लाई करूंगा यहाँ पर। BiF3 में बिस्मिथ पर 3+ का चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है कि जो साइज को अगर हम लोग देखें तो N3+ का साइज छोटा है बिस्मिथ 3+ से, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा छोटा कैटायन होता है वो एनायन को उतना ही अच्छे से पोलराइज कर पाता है, ठीक है। तो यहां पर पोलराइजिंग पावर की बात करें, पोलराइजिंग पावर PP मतलब पोलराइजिंग पावर की बात करें तो नाइट्रोजन 3+ की ज्यादा होगी बिस्मिथ 3+ से, तो वो ज्यादा पोलराइज कर पाएगा फ्लोराइड आयन को, इसलिए उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो भैया ये बात भी सच लग रही है। नेक्स्ट, PH3 बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन NH3। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भैया अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लोग देखें तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है PH3 से। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, क्लास नोट्स में भी पढ़ाई जाती है कि ऑब्वियस सी बात है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है PH3 से। क्यों?
क्योंकि NH3 के अंदर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, जबकि PH3 में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अच्छी खासी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से NH3 में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो हम बोलेंगे सही बात बोल रहा है ये भी कि PH3 ये वाली डी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन में लिखा है वो भी क्लास नोट्स में पढ़ाया जाता है। हम ऐसा बोलते हैं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से कम होती है, इसलिए फास्फोरस P4 में सिंगल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट कर जाता है ना, ऐसा। बट नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड से, तभी तो अब N2 एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, बट P2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि P2 तो सिंगल बॉन्ड बनाता है और P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा और P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जनरली ऐसा बोला भी जाता है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट, है ना। तो ऐसा पढ़ाया जाता है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड। नहीं, अगर NN सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर ही होता तो भी ये भी तो N4 बना लेता, फिर N2 ही क्यों बना रहा था। तो ये बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ABC। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा खतरनाक थ्योरी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, बेसिक बातें थी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी में पढ़ाई जाती है ना। नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन था, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ X इज और R। यहां पे इस बात को समझे, ये एनेंशियोमेरिकली प्योर है, मतलब ये जो है ना बस वो यही है, मतलब एक ही सिंगल फॉर्म हमें दे रखी है, ठीक है। एनेंशियोमेरिकली प्योर है ये। अब पूछा है कि X क्या होगा। देखो किसी भी एक ऑप्शन को लेके एक बार मैं सॉल्व करता हूं ना, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूं। जैसे मैं इसको लिया मैंने, है ना, इधर Me लगा हुआ है और यहां पे OH है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन करवा रहे हैं PBr3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर इज अ सॉल्वेंट। यहां पे जो E2O है ना, इथॉक्सी ईथेन, वो यहां पर सॉल्वेंट है। SN2 रिएक्शन होगी, ROH की PBr3 के साथ SN2 रिएक्शन हो रही है। इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन में, इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, यहां पर तो Me है ही, बट यहां पे ये डैश पर है तो वेज पर आ जाएगा और यहां Br आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने डाला है NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन है ये, ठीक है। Me2CO, दिस इज एसीटोन। एसीटोन भी यहां पर सॉल्वेंट है, ठीक है। अगेन NaI आया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म होगा, Br को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन में, इधर Me है और इधर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है NaNO3 और DMSO दिया है ना, NaNO3 और अगेन इधर एक हमारा वो सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है। NaNO3 नहीं, सॉरी NaN3, सोडियम अजाइड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगेन इन्वर्जन होगा और हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा किस पर, डैश पर आ जाएगा, सॉरी वेज पर आ जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है? नहीं, हमने माना था ए आंसर है, बट ऐसा नहीं मिल रहा। बट अगर तुम सोचो, अगर मैं इसकी शुरुआत इस डैश से ना लेकर वेज से करता, तो पहले वेज पे था, फिर डैश पर आता, फिर वेज पर आता, फिर वापस डैश पे चला जाता, तो हमारा ये मिल जाता हमें। तो हम श्योर हो गए यहां से कि हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 3 बार रिएक्शन हुई, तीनों रिएक्शन में सेम मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, कौन सा, SN2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, कि किस में ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है। दिस इज 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, या फिर हम बोले तो ये क्या है, मैसिटिलीन है, किसमें मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ए ऑप्शन की तरफ नजर डालें तो हमारे पास क्या है, एसीटोन है, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाते हैं। वैसे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ये डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ाई जाती है। एक्चुअल में अगर मैकेनिज्म की यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में एल्डोल हो रहा है, तो उसके बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट डायरेक्ट मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट इसमें कैसे बनाते हैं। इसमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे 3 मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ते हैं एसीटोन के, यहां से 2H, यहां से 2H, ये जुगाड़ है कैसे प्रोडक्ट बनेगा ना, यहां से 2H, ठीक है, वाटर निकलेगा इधर से, और हमारे को अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, हमारे को अल्टीमेटली मैसिटिलीन बोले तो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन हमें मिल जाएगा। मैकेनिज्म की बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा एसिडिक मीडियम में। जो हम लोग पढ़ाते हैं जनरली एल्डोल, वो बेसिक मीडियम वाला तुम्हें पढ़ा दिया जाता है। तो क्या मिल रहा है फर्स्ट से, हाँ, यस। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर। वैसे तो एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि एक तो इथाइन को अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब में गर्म करते हैं इथाइन को, है ना, तो बेंजीन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोपाइन वाली भी रिएक्शन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, काफी कोई बहुत यूनिक रिएक्शन नहीं है, कि प्रोपाइन को जब हीट करते हैं इन रेड हॉट आयरन ट्यूब तो हमें मैसिटाइलिन मिल जाता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट। कैसे, कुछ इस तरह से होता है इसमें, जैसे कि मैं इसको ना रब कर देता हूं, इस वाले पोर्शन को, ये क्या हो गया, चलो ऐसे ही हटा देता हूं। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इधर Me लगाया, इधर Me लगाया, इधर Me लगाया। ठीक है, तो इसमें ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, इस तरह से मैकेनिज्म होगा। अब इसमें एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट ये मिल जाता है, क्या, 2,4,6 ट्राइमिथाइल। इसमें 1, 2, 3 भी मिल सकता है, 1, 2, 4 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि इसको किस तरह से घुमा के लिखता है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं कि H इधर लिख दूं, Me इधर लिख दूं, तो वो Me की पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना, Me की पोजीशन जो होगी ना हमारी, वो चेंज हो जाएगी। बट इसमें जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है 1,3,5 वाला ही मिलता है। क्यों, क्योंकि Me की पोजीशन सिग्निफिकेंटली दूर दूर है ना, तो रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें ये मिल जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ये, इसमें सबसे पहले डाला Br2NaOH। तो सभी को पता है यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होगी, उसके बाद वाटर भी डाल देते हैं ना, एसिडिफाइड भी कर देंगे। पहले तो COO- Na+ बनेगा, बट H+ भी अगर डाल दिया है साथ में तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा। इस तरह फिर सोडा लाइम डाला है तो डेकार्बोक्सिलेशन होगा, हर जगह से CO2 चला जाएगा, हर जगह से CO2 चला जाएगा, तो हमारा सिंपली क्या बन जाएगा, बेंजीन। सिर्फ बेंजीन बना, यहां पर तो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन नहीं बना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्लीमेंसन रिडक्शन कर रहा है। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जैसे मैं इधर ही बता देता हूं। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, सिंपली हमारे पास क्या है, ये है,
क्या हो गया यार, गलत जगह बना दिया क्या? है ना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। ये CH2 में कन्वर्ट हो गए तो बस इस तरह का हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो इसमें भी हमारे को यही मिल रहा है। समझ में आई बात? चलिए फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, वो भी बड़ा ही धुआंधार सा प्रश्न है फ्रॉम द ग्रेट थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोला है? अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज शोन बिलो। हियर P, V, T are pressure, volume, temperature respectively. The thermodynamics parameter Q, W, HU is heat, work, enthalpy, internal energy respectively. और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक कर्व दिया है, तो बताना है क्या क्या सही है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है QAC इज इक्वल टू डेल्टा यू BC। देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, QAC क्या होगा? QAC होगा डेल्टा UAC। क्यों? क्योंकि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट का लेन देन होता है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है। तो QAC इज इक्वल टू डेल्टा UAC। ठीक है, अब इसने बोला है क्या वो BC के इक्वल है, तो हम बोलेंगे देखो डेल्टा UAC या डेल्टा U क्या होता है? डेल्टा U सिंपली NCV डेल्टा T। इस पूरे प्रोसेस के लिए मोल सेम है, CV सेम है, तो डेल्टा U सिंपली डिपेंडेंट अपॉन डेल्टा T। यहां पर A से C में डेल्टा T कितना है? A से C में डेल्टा T है T2 माइनस T1। B से C में डेल्टा T कितना है? वो भी T2 माइनस T1 ही है। तो मैं बोलूंगा जो डेल्टा UAC है वही डेल्टा UBC है। एक इक्वेशन ये आ गई, तो ये तो सही है, डेल्टा UAC इक्वल टू डेल्टा UBC। अब वर्क डन इन AB को बारे में बात करो। AB क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है A से B, सॉरी वॉल्यूम घट रहा है, A से B जा रहे हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किस तरह का प्रोसेस हो गया AB में? आइसोथर्मल और रिवर्सिबल। देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क डन होता था माइनस nRT ln V2/V1, बट यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला वो इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला जैसा था दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। अब वर्क डन इन BC प्रोसेस पूछा है, B ऑप्शन पर आ चुका हूं मैं। वर्क डन इन BC प्रोसेस, B से C, BC में BC प्रोसेस एक, इसको यहां से ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो BC प्रोसेस कैसा है? आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है BC प्रोसेस में, वो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो माइनस P एक्सटर्नल कितना है? प्रेशर क्या है? माइनस में P2, और B से C जा रहे हैं तो V1 माइनस V2, सॉरी B से C जा रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम इज V1 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V2। फाइनल वॉल्यूम इज V1, इनिशियल वॉल्यूम इज V2। तो यहां पर ऐसा दे रखा है, ये मेरा ऐसा आ रहा है, तो ये सही बात है, बस V2 को चेंज करना पड़ेगा तो माइनस साइन हट जाएगा, तो ये तो सही है। QBC इज इक्वल टू डेल्टा HAC। यस, सही बात है, QBC इज इक्वल टू डेल्टा HBC होगा। क्यों? क्योंकि BC इज आइसोबैरिक प्रोसेस, और आइसोबैरिक प्रोसेस पे जो भी हीट का लेन देन होता है वो डेल्टा H के इक्वल होता है, ऐसा पढ़ाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो जो BC होगा डेल्टा H BC के इक्वल ही होगा, बट AC के इक्वल दिया है, तो जैसे ये हुआ है वैसे ही ये भी तो हो सकता है, डेल्टा HAC इज इक्वल टू डेल्टा HBC। अरे क्या हो गया, ये क्यों हो सकता है? अरे सिंपल सी बात है कि जो AC में जो टेम्परेचर का चेंज हुआ है वही टेम्परेचर का चेंज BC में भी तो हुआ है, तो डेल्टा H सिर्फ डेल्टा T का ही फंक्शन है, इसलिए जैसे ये हुआ है वैसे ये हो गया। दिस इज इक्वल टू डेल्टा HAC। तो मतलब ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर इस पे आ जाते हैं, सी पर। डेल्टा एच और इसमें कौन बड़ा छोटा है? देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी होता है। बात कर रहे हैं हम सी ए प्रोसेस की, सी से ए, सी से ए। डेल्टा, ये डेल्टा पी वी निकाल लो, अगर इसके बारे में पता चल गया तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा सिंपल पता चल जाएगा। दिस इज डेल्टा पी वी इज पी टू वी टू, पी टू वी टू की जगह ऐसा लिखें पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, या फिर इसको एन आर डेल्टा टी लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा, एन आर डेल्टा टी। अब देखो C से A जा रहे हैं, C से A गए तो टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। T फाइनल इज T1 एंड T इनिशियल इज T2। C से A जा रहे हैं तो T फाइनल इज T1, T इनिशियल इज T2, तो दिस वैल्यू इज नेगेटिव। हाँ, क्योंकि T1 एक छोटा वैल्यू तो ये नेगेटिव आ गई। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस समथिंग नेगेटिव वैल्यू। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि डेल्टा यू क्या है? बड़ा है डेल्टा यू सी ए डेल्टा एच से, तो ये बात सही हो गई। और क्यू ए सी डेल्टा यू बी सी के इक्वल है, क्यू ए सी डेल्टा यू बी सी के इक्वल है। हाँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों की हेल्प से मैं बोल सकता हूं कि ऐसा है, तो ये भी सही हो गया। तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो सही आ गए। अब बात करते हैं डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन में बोला है क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी। क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी है, मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं ऑप्शन नंबर बी में, तो ये तो सही है। डेल्टा एच सी ए डेल्टा यू सी ए से बड़ा होता है, बट नहीं, मैं पहले प्रूव कर चुका हूं कि डेल्टा यू सी ए बड़ा है डेल्टा एच सी ए से, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो हम बोलेंगे कि भाई ऑप्शन बी और सी ही सही है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो बेसिक क्वेश्चन था एकदम, मतलब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ा, पर बेसिक एकदम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व हो रही थी। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग को अपने बिल्कुल पेशेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ जाना चाहिए था, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलें आगे चलें। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, among the species given below the total number of diamagnetic species is, है ना, कितनी होगी डायमैग्नेटिक स्पीशीज? हाइड्रोजन एटम, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही है, NO2 मोनोमर, O2 सुपर ऑक्साइड, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। O2 में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो O2 माइनस में भी, O2 में 2 होते हैं तो O2 माइनस में 1 होगा अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी। डाइमेरिक सल्फर इन वेपर फेज मतलब H2 गैस, तो देखो आपने पढ़ा होगा जैसा O2 गैस होता है वैसा ही H2 गैस होगा। O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सेम वैसे ही H2 में भी होंगे। तो ऊपर की पूरी लाइन मेरी पैरामैग्नेटिक हो गई। नीचे आ जाते हैं, इसको अभी छोड़ता हूं मैं, पहले इसको देखते हैं। दिस इज नथिंग बट FeCl4 2 माइनस एंड दिस इज NiCl4 2 माइनस। कॉम्प्लेक्स है ये, ना, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। यहां पे क्या होगा? Fe इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर क्या होगा? निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3d6 3d8। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो जो Cl है, दोनों Cl वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग वगैरह का कोई चांस यहां पर है नहीं। तो इन दोनों को अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि यार अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी आएंगे क्योंकि जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है। तो ये दोनों भी हमारे काम के नहीं है। K2MnO4 माइनस, सॉरी ओनली K2MnO4 मतलब MnO4 2 माइनस, मतलब Mn किस में है? Mn इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn होता है 3d5 4s2। 6 इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी गए तो बचेगा 3d1।
क्या है? नहीं। K2CrO4 CrO4 2 माइनस, Cr इज इन प्लस क्या 6 या 5 प्लस 6, Cr होता है 3d5 4s1, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो वैसे Cr क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो बाकी सारे तो पेयर्ड है पीछे। यस, ये तो डायमैग्नेटिक है, मतलब ये हमारे काम का है। अब आ जाते हैं Mn3O4 पर। Mn3O4 क्या होता है? Mn3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2MnO.MnO2। MnO और MnO2 का मिक्स्ड ऑक्साइड है, जिसमें Mn एक में +2 में है और एक में Mn +3 में है। तो इसमें तुम देखोगे तो यहां से भी हमें पैरामैग्नेटिक ही निकल के आएंगे, तो हम बोलेंगे ये भी हमारे काम का नहीं रहा। तो सिर्फ एक ही ऐसा स्पीशी है इसमें जो डायमैग्नेटिक है, एंड दैट इज K2CrO4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। अच्छा क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए आगे क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का मिक्सचर है ना। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ अमोनियम सल्फेट, तो क्या बनेगा? अमोनिया, 2 अमोनिया प्लस कैल्शियम सल्फेट, ऐसा ही होगा। सिंपल सी बात है कि भैया स्ट्रॉन्ग बेस आया तो उसने वीक बेस को उसके सॉल्ट से रवाना कर दिया और खुद का सॉल्ट बना लिया। ठीक है, बैलेंस है, बराबर है। हाँ, is completely used by this to form a stable coordination compound। इसके साथ वो completely यूज हो जाती है जब इसके साथ रिएक्शन होती है। ये कंपाउंड है जो कि इस फॉर्म में रहेगा। ये कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहेगा और वो कॉम्प्लेक्स होगा ये कॉम्प्लेक्स। ये कैसे आया? ऐसे ही आएगा। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। तो इसमें ये कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, अज्यूम दैट, हाँ, फॉर्म ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स आउट। अज्यूम दैट बोथ द रिएक्शन आर 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इफ 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, ये है कितना? 1584 ग्राम, एंड 952 ग्राम ऑफ दिस, इसका है 952 ग्राम, आर यूज इन द प्रिपरेशन द कंबाइंड वेट ऑफ जिप्सम एंड द निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दिस इज जिप्सम प्रोड्यूस इस, इन दोनों का कंबाइंड वेट बताना है। तो देखो सबसे पहले तो मोल निकाल लो। मोल निकालना बहुत आसान है, तो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, पहले से ही कैलकुलेशन हुआ रखा है मेरे पास। इसके मोल निकालोगे तो इसके मोल आएगा ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास 132। तो यहां से इसके मोल कितने आ गए? मोल को मैं अलग पेन से लिख देता हूं 12। ठीक है, यहां से इसके 12 मोल आ गए। जो ये कॉम्प्लेक्स है इसके मोल आएंगे 952 डिवाइडेड बाय 238। तो यहां से इसके मोल कितने आ गए? 4 मोल। ठीक है, इन दोनों के हमने मोल निकाल लिए। अब देखो 1 मोल से 2 मोल अमोनिया निकल रहा है, तो 12 मोल से अमोनिया कितना निकलेगा? ये निकलेगा 24 मोल। ये 1 से 1 ही मोल निकल रहा है, तो ये कितना निकलेगा? ये तो 12 मोल ही बनेगा। देखो इसकी 24 मोल से रिएक्शन हो रही है, 24 मोल से रिएक्शन हो रही है, तब ये बन रहा है।
अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए अगर इधर 6 लिख दूं, या फिर तुम POAC भी लगाओगे नाइट्रोजन पर, सपोज करो नाइट्रोजन एटम पर POAC तुमने लगा लिया, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 1 × 24 इज इक्वल टू 6 × x, इसके x मूल बने, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब इसके 4 मूल बनेंगे। ठीक है, अब इसके मोल आ गए, इसके मोल आ गए, इनका मास ऐड करना है। तो देखो इसके 12 मोल का मास कितना होगा, जिप्सम के 12 मोल का मास होगा 12 इंटू इसका मोलर मास 172, दैट इज कितना आएगा, कितना आ गया 2064 ग्राम। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आया है जिसके 4 मोल बने हैं, इसके 4 मोल का मास आ रहा है, सॉरी 4 मोल का मास आएगा 4 × 232, तो यहां से ये आ जाएगा 928 ग्राम। अब तुम्हें बोला है इन दोनों का कंबाइंड वेट बताओ, 2064 और 928, तो 928 और 2064 को ऐड करोगे तो आएगा 2992, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2992 ग्राम। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बहुत ही कैलकुलेशन करनी पड़ी, वो तो मैंने जो इनका वेट था ये गिवन भी नहीं था, इनको जोड़ के ही लिखना था ना, तो उससे आंसर ले आए। ठीक है, चले नेक्स्ट सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से। क्या बोला है, कंसिडर एन आयनिक सॉलिड MX विथ NaCl स्ट्रक्चर, construct a new structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell of MX. The sequential instruction given below neglect the charge balance। ठीक है, इसने बोला है कि NaCl की स्ट्रक्चर जो है वो, सॉरी MX की जो स्ट्रक्चर है वो NaCl की तरह ही है। एक्चुअल में NaCl के स्ट्रक्चर में क्या होता है, Na+ होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, और Cl- होता है वो FCC लैटिस बनाता है। अब इसने बोला है पहला कि रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट फ्रॉम द सेंट्रल वन। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि एनायन सेंट्रल पर भी है। अब सेंट्रल पर कौन हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि वो एजिस के सेंटर पर होता है, एक बॉडी सेंटर पर होता है, FCC तो सेंट्रल पर नहीं होगा। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर ये M+ और X- की फॉर्म में है तो M+ जो है वो FCC लैटिस बना रहा है और X- जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। ये चीज मुझे क्लियर हो गई, मतलब M+ कहां पर है, M+ है 8 तो कॉर्नर्स पर, प्लस 6 फेस सेंटर पर है कौन, M+। ठीक है, ओके। X- कहां पर है, 12 तो एज के सेंटर पर, EC मतलब एज सेंटर, प्लस 1 बॉडी के सेंटर पर। अब इसने क्या बोला है, रिमूव ऑल द एनायन एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, मतलब ये सारे हटा दिए हैं। ठीक है, दूसरा बोला है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड कैटायंस बाय X, मतलब इसने बोला कि ये तो हटा दो और 6 फेस सेंटर पर X लिख दो। ठीक है, रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटायंस, कैटायंस भी हटा दिए, कॉर्नर वाले भी। रिप्लेस द सेंट्रल एनायन X विथ कैटायन M, इसको हटा के यहां पर एक बॉडी सेंटर पर कैटायन डाल दो। अब है क्या, M+ कहां पर है, M+ है सिर्फ एक बॉडी के सेंटर पर, और X- कहां है, X- है 6 फेस के सेंटर पर बस। तो नंबर ऑफ एनायंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैटायंस क्या होगा, नंबर ऑफ एनायंस क्या है, 6 फेस के सेंटर पर, मतलब टोटल एनायंस कितने हैं 3, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैटायंस सिर्फ एक बॉडी के सेंटर पर है, मतलब वो है 1। इफेक्टिवली नंबर कितना है उनका, 6 फेस के सेंटर पर है, सबका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, तो 3/1, मतलब Z की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 3। समझ में आई बात। तो ऐसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए हम लोग आगे, एक सेकेंड रुके। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या बोला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिस द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज दिस, E0 सेल दे रखा है एट 300 केल्विन।
ठीक है, यही दे रखा है क्या? हाँ, when the concentration of X is changed to of Mg2 plus is changed to Xm, the cell potential changes to this, the value of X is, देखो पहले तो इक्वेशन लिख देता हूं मैं, Mg solid plus copper 2 plus gives Mg2 plus copper solid, है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m दे रखी है और इसकी x कर दी है, और E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस क्या होगा, RT अपॉन NF log Q, ठीक है, ऐसा ही बोला है। हाँ, तो इसने बोला है कि, एक सेकंड रुके, हाँ, तो इसने बोला है कि x की वैल्यू क्या होगी, 2.303 नहीं लिया ना आगे, तो ln Q लिख, ln Q इज Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस की। ई सेल कितना दे रखा है, 2.67। मैंने यहां पर वो क्यों नहीं लिखा -0.0591 डिवाइडेड बाय n, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने F/R की वैल्यू अलग से मेंशन करी है और टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, वो 298 केल्विन पर होता है। A नॉट इज 2.70 माइनस F/R, F अपॉन R नीचे आ जाएगा, तो F/R इज 11500, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, ln x, इसको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेटर की हेल्प ले सकता हूँ, तो यहाँ से आएगा 3 अपॉन, ये कितना आएगा 230, 230 ln x इज इक्वल टू 0.03, ये आएगा क्या 0.03। हाँ, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3/100, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ln x कितना आ गया 2.3। अब 2.3 किसकी वैल्यू होती है ln में, देखो हमें पता है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ln 10 इज 2.303। अच्छा, दे भी रखा होगा ना कहीं, ये देखो दे भी रखा है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 10, तो हम बोलेंगे कि 10 हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया जब Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 से चेंज होकर 10 हो जाएगी, तो वोल्टेज भी 2.7 से चेंज होकर 2.67 हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये थी, ये वो 0.0591/n नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, A closed tank has 2 compartments A and B, इसके बारे में बात कर रहा है, फिगर 1 के बारे में। Both filled with oxygen, assume to be ideal gas, आइडियल गैस है ऑक्सीजन जो है, दोनों में ऑक्सीजन भरी हुई है। द पार्टीशन सेपरेटिंग द 2 कंपार्टमेंट इज फिक्स्ड, दिस पार्टीशन इज फिक्स्ड एंड इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर, मतलब इसमें से हीट का कोई लेन देन नहीं हो सकता, टेम्परेचर जो है वही बने रहेंगे। इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पार्टीशन विच कैन स्लाइड, पार्टीशन नया लगाया जो हिल डुल भी सकता है, मतलब कभी इधर चला जाए कभी इधर चला जाए, एंड कंडक्ट हीट बट नॉट अलाउड टू गैस टू लीक अक्रॉस द वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। देखो जब ये पिस्टन इधर उधर मूव हो सकता है तो इसकी मूवमेंट तभी रुकेगी जब यहां दोनों साइड प्रेशर बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब इधर जो प्रेशर है फाइनली वही इधर हो जाए, ठीक है, और हीट इधर से उधर ट्रांसफर हो सकती है तो दोनों साइड जो टेम्परेचर है वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि जो PV इज इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन है उसमें देखो
प्रेशर भी कांस्टेंट है यहाँ पर दोनों साइड, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता है, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। क्या हम बोल सकते हैं कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, या फिर Na अपॉन Nb इज इक्वल टू Va अपॉन Vb। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देखो गैस तो लीक नहीं हो रही, मतलब मोल तो जो पहले थे वो अब भी वही रहेंगे, तो मोल क्या हो सकता है, मोल होगा PV अपॉन RT, PV 5 इंटू 1 अपॉन RT डिवाइडेड बाय PV अपॉन RT इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो यहां से देखो ये कितना आ रहा है, 5/4 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। यार कि जो वॉल्यूम का जो रेशो होगा ना बाद में वो 5:4 होगा, है ना। तो A में वॉल्यूम पूछा है तो VA कितना होगा, VA होगा VA का रेशो अपॉन टोटल इनटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब इधर, 3 मीटर क्यूब इधर, मतलब 4 मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 5 चौक 20/9। तो VA का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा VA/20/9। देखो सिंपल सी बात है, टोटल वॉल्यूम इसका 4 मीटर क्यूब है, अब उसको 5:4 के रेशो में डिवाइड करना है, तो हम कर ही सकते हैं कि एक का आएगा 20/9 और एक का आ जाएगा 16/9। तो V जो A वाला है उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, वो होता है 20/9। अब इसने पूछा है आंसर किस में देना है, आंसर मतलब इंटीजर में पूछा है, तो ये अप्रॉक्स इंटीजर में तो 2 ही फिल करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो इंटीजर में 2 फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। लिक्विड्स A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, A और B आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एट टेम्परेचर T इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स A एंड B हैव वेपर प्रेशर दिस। देखो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है, सही बात है। एट द सेम टेम्परेचर एंड न्यू सॉल्यूशन A एंड B हैविंग मोल फ्रैक्शन XA XB रेस्पेक्टिवली हैव वेपर प्रेशर दिस। तो XA अपॉन XB का रेशियो क्या होगा, और P0A की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 20 टॉल। देखो मैं तुम्हें बताता हूं क्या, पहले P सॉल्यूशन कितना था 45 टॉर था, तब P0A की वैल्यू थी 20 और इक्विमोलर था, मतलब जो मोल फ्रैक्शन है वो हाफ हाफ हो जाएंगे। पहले क्या था इक्विमोलर था ना, इसलिए। अब यहां से ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 10, ये इधर गया तो 35 और ये 70। P0B की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं, क्या कि जब P सॉल्यूशन 22.5 था तब P0A 20 था, मोल फ्रैक्शन XA, P0B 70 था, मोल फ्रैक्शन 1 - XA। ठीक है, ऐसा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस में 50 XA प्लस 70 इज इक्वल टू 22.5। तो ये आएगा 50 XA इज इक्वल टू 70 माइनस 22.5 कितना होगा, 70 में से 20 गया तो 50 और 2.5 गया तो 47.5। एक बार मैं देख लेता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो ये आएगा XA की वैल्यू आएगी 0.95, यहां से XA की वैल्यू ये आ रही है, तो XB की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 0.05। ठीक है, अब XA अपॉन XB का रेशियो पूछा है, तो XA इज 0.95, XB इज 0.05। हमें रेशियो पूछा है XA अपॉन XB का, तो यहां से आ जाएगा 90।
ठीक है, तो हम बोलेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 19। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट है AB है ना, एट pH 3 इज दिस। सॉल्युबिलिटी दे रखी है हमें ये, दिस इज सॉल्युबिलिटी। द वैल्यू ऑफ y इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दे रखा है, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HP इज दिस। देखो जो AB होगा वो जाएगा और क्या देगा, A+ और B-। सपोज करो उसकी सॉल्युबिलिटी S और S आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये B- वाटर में क्या बना लेगा, H+ के साथ रिएक्शन करके HB, इसमें से X ब्रेक होगा तो ये X बनेगा, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो 10⁻³ दे ही रखी है, क्यों, क्योंकि pH 3 है, ठीक है। तो यहां पर भी -X लिखते हैं। अब HB जब H+ और B- में ब्रेक हो रहा था तब था 10⁻⁸ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट उल्टा लिख दिया रिएक्शन को, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁸ आ जाएगा, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। अब हमें दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो S × S - कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻8 सॉरी -10, और X अपॉन S - X × 10⁻³ ये कितना आएगा 10⁻। तो यहां से क्या करें यार हम लोग, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, S - X से S - X कट जाएगा, है ना, तो यह आएगा SX अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू 2 × 10⁻²। तो S × X आएगा 2 × 10⁻⁵, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई s की टर्म्स में, x की वैल्यू आ गई दिस अपॉन s। अब ये यहां पुट कर दो, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर इक्वेशन 1 को, h² - sx इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻10, ये तो लिखेंगे। अब x की वैल्यू क्या है, यह आएगा s² - s, x की वैल्यू कितने, 2 × 10⁻⁵ अपॉन s, तो s से s कैंसिल आउट हो गया, तो s² इज इक्वल टू हो गया 2 × 10⁻10 प्लस 2 × 10⁻⁵। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक बार मैं बता देता हूँ आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पर। ये इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, s² इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ अप्रोक्सीमेटली, क्यों, क्योंकि 10⁻⁻10 बहुत छोटा है 10⁻⁵ के कंपैरिजन में, फिर इसको अंडर रूट लेके सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा सॉल्व करने पर 4 की वैल्यू है ना 4.47 × 10⁻⁻3। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी बस, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। अगेन क्या बोला है, द प्लॉट गिवन बिलो शो P वर्सेस T कर्व, ठीक है, फॉर 2 सॉल्वेंट्स X एंड Y, आइसोमोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन दीज सॉल्वेंट्स। NaCl का आइसोमोलल सॉल्यूशन है ना, NaCl completely dissociates in the both solvents, ठीक है। पहला जो कर्व है सिर्फ सॉल्वेंट X के लिए है, दूसरा कर्व है जब सॉल्वेंट X में NaCl सॉल्यूट मिला दिया।
तीसरा कर्व सिर्फ सॉल्वेंट Y का है, चौथा कर्व जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट Y में जब NaCl मिला दिया। देखो ये इनके टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर इस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये 360 बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट X का बॉइलिंग पॉइंट है 360 केल्विन। सॉल्वेंट सॉल्यूशन X, इसको सॉल्यूशन X में बोलता हूं, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 362, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 367, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 368। तो यहां पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है वो 2 आया है, यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है वो 1 आया है। ठीक है, मतलब डेल्टा TB फॉर सॉल्यूशन X इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। ये X के लिए लिखा मैंने पूरा, डेल्टा TB फॉर सॉल्यूशन Y इज इक्वल टू I इंटू KB डैश इंटू M। देखो I की वैल्यू दोनों में ही 2 होगी क्योंकि NaCl है, आइसोमोलल है तो M की वैल्यू M, बट दोनों में सॉल्वेंट अलग अलग है तो KB की वैल्यूज अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि KB सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये आएगा 2/1 इज इक्वल टू K अपॉन KB अपॉन KB डैश, इक्वेशन 1। इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ हम ये वैल्यू ये निकाल पाए कि दोनों में KBs का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। KB इज सॉल्वेंट X का KB, KB डैश इज सॉल्वेंट Y का KB। ठीक है, दोनों का रेशियो आ गया 2। ये ग्राफ सिर्फ इस रेशियो निकालने के लिए दिया गया था। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न के अगले भाग पर। क्या बोला है? ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S इन इक्वल अमाउंट ऑफ दीज सॉल्वेंट्स, मोल भी इक्वल मिलाए हैं और इक्वल अमाउंट्स में ही मिलाए हैं। ठीक है, मतलब मोलेलिटी सेम होगी। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X is 3 times that of solvent Y. Solute S is known to undergo dimerization in these solvents. If the degree of dimerization is 0.7 in solvent Y, then the degree of dimerization in solvent X is. देखो अगेन, डेल्टा TB for solvent X is equal to I into KB into divided by, चलो डिवाइड बाद में कर लेंगे, डेल्टा TB ऑफ सॉल्वेंट Y इज इक्वल टू I इंटू KB डैश इंटू M, और I को भी I डैश लिख देता हूँ, I अलग अलग होगा। इनको डिवाइड करें तो क्या होगा, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मोलैलिटी सेम है, सेम नंबर ऑफ मोल सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिलाए गए हैं। इसने बोला है कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X इज 3 टाइम्स ऑफ सॉल्वेंट Y। सॉल्वेंट Y का ये 3 गुना है, मतलब ये वैल्यू 3 आएगी। इसने बोला है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X इज 3 टाइम्स ऑफ सॉल्वेंट Y। ठीक है, तो यहां से आएगा 3 इज इक्वल टू K अपॉन K डैश इज 2, ये 2 आ गया। अब I क्या होगा, I होगा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू बीटा डैश। ये 2 है ना, इस 2 को नीचे लिख देता हूँ, 2/3, 3/2। इफ द डिग्री ऑफ डायमराइजेशन इज 0.7 फॉर Y के लिए तो दे रखी है, मतलब इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू 0.7, और इसके लिए निकालनी है तो ऐसा लिख देंगे। तो यह आएगा 1 माइनस बीटा बाई 2 और यह आएगा 1 माइनस 0.7/2। अब इसको सॉल्व करके बीटा निकालना है ना। इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आएगा 3 माइनस 2.1/2 और उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 माइनस बीटा, है ना। तो बीटा कितना होगा 21 10.05। तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ ना, मैं देख के लिख लेता हूँ उसमें क्या है। तो यहाँ से बीटा कितना आएगा 0.05। तो हमारा जो बीटा आ गया है दैट इज
5.05। समझ में आई बात? सॉल्व करके लिखना है बस। क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट देखते हैं। पैराग्राफ गिवन है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही शानदार प्रश्न है हमारे पास। इसने बोला है कि ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, पैराग्राफ है और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है। एक कंपाउंड एक्स पूछा है, सॉरी वाई पूछा और कंपाउंड जेड पूछा है ना। देखो क्या है, इसने बोला है अ ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, है ना। अब बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है कि जब बेंजीन का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 COHCl का, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन होगी और हमारे को क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमें रिएक्शन अच्छे से याद होगी। फॉलोड बाय द रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड है और साथ में बेस दिया है ना। किस तरह की रिएक्शन हो रही है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन। जब भी इसके साथ होती है तो हम कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, पर्किन रिएक्शन। एक इसकी जैसी एक मिलती जुलती सी रिएक्शन होती है, दैट इज नोवेंजल रिएक्शन, ठीक है। वो नहीं है, यहाँ पर पर्किन हो रही है, बट दोनों में प्रोडक्ट एक ही मिलता है। दोनों में प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, सिनेमिक एसिड ही हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट रिएक्शन है, याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, गिव्स अ कंपाउंड एक्स एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये कंपाउंड एक्स है अपॉन रिएक्शन विद Br2Na2CO3। तो देखो इसमें क्या होगा, Br2Na2CO3 में क्या होगा, Br2 की रिएक्शन जब कभी भी Na2CO3 के साथ कराते हैं तो Br2 डिस्प्रपोर्शनेट होता है और हमें एक कंपाउंड NaBr भी मिलता है, साथ में NaBrO3 CO2 वो सब भी मिलेंगे। तो यहाँ पर Br2 में Br प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और NaBr में Br माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल भी एक न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास, तो दोनों डबल बॉन्ड से यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को मिल जाएगा कुछ, बना ही देता हूं, C डबल बॉन्ड O COH, यहां पर भी Br और यहां पर भी Br, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक आगे, फॉलोड बाय हीटिंग विथ मॉइस्ट KOH फर्निशेज Y एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि पहले तो मॉइस्ट KOH आया, तो KOH एक बेस है तो इसका O-H+ ले जाएगा। अब यहां पे क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, मतलब CO2 कैसे निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और यहां से Br एज ए लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। तो हमारे को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमारे को प्रोडक्ट में मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, इसने बोला है कि हाई टेम्परेचर 473 केल्विन, तो यहां पर फर्दर एलिमिनेशन होता है और HBr और रिमूव हो जाएगा, तो हमारे को सिंपली ये एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। फर्दर यहां से H और यहां से Br एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया Y, ठीक है। Y तक आ गए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इसने पूछा है कि Y कौन सा है, तो Y हमने ये बना लिया था, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब आगे पूछा है कि Z बनता है कैसे, जब X की रिएक्शन किससे करवाते हो, H2PDC के साथ फॉलोड बाय H3PO4। तो देखो Z हमसे पूछा है, हमारा जो X था वो क्या था, वो था सिनेमिक एसिड, वो कुछ इस तरह का था। अब उसकी रिएक्शन सबसे पहले तो H2PDC के साथ करवाते हैं। H2PDC बेसिकली क्या करता है, H2PDC बेसिकली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनको रिड्यूस करता है ना, बेसिकली CH2 CH2 COOH। अब इसकी रिएक्शन H3PO4 के साथ करवाते हैं, तो कॉमन रिएक्शन है, साथ में हमने H3PO4 एक एसिड लिया है H+, तो यहां से ये लोन पेयर इस H+ पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2+ बन जाएगा, जो कि एलिमिनेट हो जाएगा एज अ वाटर। तो हमारे को यहाँ पर असाइल कैटायन जनरेट हो गया है। क्या जनरेट हो गया है, असाइल कैटायन, जो घूम के यहाँ पर अटैक कर देगा, मतलब अटैक तो नहीं करेगा, अटैच हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये कैसे अटैक कर सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग मिल जाएगी हमें कुछ इस तरह की। तो इसमें देखो ऐसा प्रोडक्ट कौन सा, ऐसा है ऑप्शन नंबर A।
तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये वाला पार्ट था, है ना। ये तो बता सकते थे, मतलब पर्किन रिएक्शन को इसमें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमने ट्रिकी गेम खेला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मुझे पूरे पेपर में सबसे, केमिस्ट्री पार्ट में देखें तो पूरे पेपर में सबसे अच्छा, सबसे टफ या सबसे ट्रिकी जो क्वेश्चन लगा वो यही वाला लगा। क्या बोला है देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड टू अ डाइबेसिक एसिड which react with ethylene glycol to produce a polymer डेक्रोन। ठीक है, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें तो वो आएगी 6। ठीक है, अब इतनी ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कभी हमारे पास आता है तो हम यही बोलते हैं कि यार वो बेंजीन डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इस P के अंदर कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग तो बनेगी। फिर बोला है कि इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एक डाइबेसिक एसिड देता है जो कि इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्ट करने पर डेक्रोन पॉलीमर दे। अगर तुम्हें डेक्रोन के मोनोमर याद हो तो डेक्रोन इथिलीन ग्लाइकोल के साथ टेरिथेलिक एसिड होता है इसमें दूसरा मोनोमर, मतलब जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जो डाइबेसिक एसिड देगा दैट इज टेरिथेलिक एसिड। ठीक है, वही जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर दिया तो टेरिथेलिक एसिड देगा, मतलब इसमें 6 कार्बन तो ये आ गए, बचे 5, तो ये बचे हुए जो 5 कार्बन है वो इन पोजीशंस पे आनी चाहिए पैरा पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तभी ऑक्सीडाइज होके वो टेरिथेलिक एसिड दे पाएगा। मतलब एक चीज तो श्योर हो गई कि P में जो दोनों ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पर होंगे। अब इस क्वेश्चन में R पूछा है और S पूछा है। R और S हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब R कैसे, S कैसे बनेगा, इस P की रिएक्शन सारी P की रिएक्शन इन सबसे करवा रहे हैं तो S बन जा रहा है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर ही होने चाहिए सब, मतलब B और D मेरे आंसर नहीं है क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर। चलिए अब P के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और अंदाजा लगाता हूं। मैं बोलता हूं कि यार P में एक कार्बन तो सपोज करो चलो ऊपर लगा होगा, बचे हुए 4 कार्बन नीचे लगा दिए, है ना, 1 2 3 4 ऐसे। अब 2 ऑक्सीजन भी है और DU भी 6 है, तो मैं बोलता हूं कि चलो ऊपर COOH होगा, ऐसे मैंने मान लिया। तो 4 DU यहां से और 1 DU यहां से आ गई, COH में भी एक पाई बॉन्ड होगा ना, अब 1 DU और बच रही है। बट इसने ये बोला है कि जो P है गिव्स एलिफेटिक कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करने पर ये एलिफेटिक कीटोन देगा। अब ये देखो 4 जो मैंने कार्बन लगाए हैं नीचे वो और कैसे कैसे लगाए जा सकते थे, वो या तो 1 2 3 मेंबर की चेन बना के या तो ऐसे लगा देते या फिर अभी एक इनमें पाई बॉन्ड भी लगेगा, ये बात भी ध्यान रखना, 1 2 3 या फिर ऐसे लगा देते। अब देखो इसमें तुम कहीं भी पाई बॉन्ड लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, यहां लगा लो, ओजोनोलिसिस करने पर ये कीटोन नहीं दे पाएगा, हमेशा एल्डिहाइड ही देगा। मतलब ये तो हमारी सोच से बाहर हो गया कि ये तो नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि यार मैं तो ऐसा भी बना दूं 1 2 3 4, तो भाई उसमें कहीं पाई बॉन्ड नहीं आ पाए, पाई बॉन्ड भी हमें लगाना है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब इसमें देखो अगर पाई बॉन्ड में यहां बना दूं तो क्या होगा, यस ये हमें कीटोन दे देगा, एलिफेटिक कीटोन बोला है, दे देगा, हाँ दे सकता है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं पाई बॉन्ड यहां लगा दूं तो भी एलिफेटिक कीटोन दे देगा, अगर पाई बॉन्ड यहां लगा दूं इसकी बजाय तो भी एलिफेटिक कीटोन दे देगा। ठीक है, अब इसमें देखो अगर मैं पाई बॉन्ड यहां लगाता हूं तो एरोमेटिक कीटोन देगा, अगर मैं पाई बॉन्ड यहां लगाता हूं तो भी एरोमेटिक कीटोन देगा, और यहां पाई बॉन्ड लगाता हूं तो एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब इसमें एरोमेटिक कीटोन मिल रहे तो ये भी बाहर हो गया। अब इसमें देखो या तो पाई बॉन्ड यहां होगा, चाहे यहां होगा, चाहे यहां होगा, कहीं हो सकता है एक जगह, बट
पाई बॉन्ड तुम, हमें पी की स्ट्रक्चर तो पूछी नहीं है क्वेश्चन में, हमें पूछा है कि पी से कभी एस बन रहा है कभी क्यू आर बन रहा है उसके बारे में। अब तुम चाहे पाई बॉन्ड यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, ठीक है। पहली बार हमेशा H2PDC से रिएक्शन करवा रही है पी की, चाहे पी से क्यू बनाए चाहे पी से एस बनाए, तो पाई बॉन्ड तो रिड्यूस हो ही जाएगा। तो कहीं भी लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं भी लगा दो। मान लो कि 1 2 3, मान लो मैंने यहां लगा दिया है ना, ठीक है। मैंने मानी पी की स्ट्रक्चर जैसी, और भी स्ट्रक्चर आ सकती है इसमें, यहां और यहां पाई बॉन्ड लगे, ठीक है। अब सबसे पहले P से S बनाते हैं, इसकी H2PDC से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, 1 2 3 ऊपर COOH, ये बन जाएगा। अमोनिया के साथ हीट करा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 में। Br2NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली NH2 में। फिर CH3CL3KOH से रिएक्शन कराए कार्बेलामाइन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NC, ठीक है। आइसोसाइनेट की बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आती है। फिर अगेन क्या करवा रहे हैं हम लोग, क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। तो यहां पर रिडक्शन करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें दे देगा। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बनी, ये स्ट्रक्चर बनी S की, जो कि इसमें पूछ रहा है S कौन सा है, तो S देखो ये B वाली स्ट्रक्चर बन रही है ना, S वाली NH के साथ ये, तो ये S वाली स्ट्रक्चर हमें पता चल गई ये है, ठीक है। अब वापस यहां पर आ जाओ, P से करना है R तक पहुंचना है, क्योंकि जो अगला सवाल है उसमें R ही पूछा है, ठीक है। चलो ये था मेरा P, ये तो मैं हटा देता हूं। H2PDC से रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन क्या होगा, COOH और इधर 1 2 3। फिर SOCl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड OCl बन जाएगा, ठीक है। फिर MEMgBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CdCl2, तो SN2TH रिएक्शन होगी, Me माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस CH3 को भगा देगा। फिर NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। कीटोन 2 डिग्री के अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया मेरा Q। अब रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, HCl से, तो HCl क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, पहले तो यहां पर कैटाइन बनेगा फिर यहां पर Cl आ जाएगा HCl से रिएक्शन करवाने पर। Mg ईथर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, RMgX बन जाएगा। देखो RCl की रिएक्शन कभी भी Mg ईथर से करवाते हैं तो क्या बन जाता है, RMgX RMgCl, तो यहां पर MgCl बन जाएगा। फिर इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो कभी भी RMgX की रिएक्शन करवाएं CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो RCOOH बन जाता है। तो R तो ये है ही, इधर H भी आएगा और इधर COOH आ जाएगा, तो ये बनेगा मेरा R, ठीक है। एक तरफ तो ऐसा और एक तरफ ऐसा। अब इसमें देखो कौन सा है ये, देखो तुम्हें ये नहीं लग रहा ये आंसर होगा, ये वाली स्ट्रक्चर यही तो है, तो ये हो गया हमारा A, और S हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पेपर 1 2018 का जो एडवांस का पेपर 1 था उसका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन खत्म हुए, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू।